सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था? Which of the following novels become to source of inspiration for India's freedom fighters? तो वो कौन सा उपन्यास था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है मोटिवेशन का फैक्टर बन गया था, अगर आप कह ले। देखिए यहां पर परीक्षा गुरु है, आनंद मठ है, रंगभूमि है, पद्मराग है, ये 4 नावल हैं। तो बेसिकली ये वो नावल है जो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। इसकी रचना का आधार था सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह बेसिकली आपका हुआ कब है? सन्यासी विद्रोह आपके मॉडर्न एज में 1763 से लेके 1800 तक चला है। 1763 से 1800 तक ये छिटपुट होता रहा और इसको जो है एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया किसने? मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय ने इसे एक पुस्तक का रूप दिया और ये वही पुस्तक है जिससे आपके राष्ट्रीय गीत को कॉपी किया गया है, वंदे मातरम। ठीक, तो इसी उपन्यास से, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इसी से आपका वंदे मातरम भी लिया गया है, जो आपका राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम भी यहीं से है और उस किताब का नाम है आनंद मठ। क्लियर? तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आनंद मठ। आनंद मठ वो किताब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके क्वेश्चन राइट हैं। क्लियर? अगला सवाल है, अरविंदो को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? बात अरविंद घोष की हो रही है। ठीक, बेसिकली जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था वो घटना घटी थी 30 अप्रैल 1908 को। कब हुई थी वो घटना? 30 अप्रैल 1908 को। तो अब तो काफी लोगों को पता चल गया होगा कि 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था। ठीक, और वो जहां पर हुआ वो जगह है बंगाल। कौन सी जगह है? बंगाल में वो घटना घटी। तो बेसिकली बंगाल में एक घटना घटी तो हुआ क्या? ठीक, यहां पर मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। मजिस्ट्रेट क्या थे? और पुलिस अधीक्षक थे और इनकी हत्या करने का प्रयास असफल रहा। इनकी हत्या में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है ये शामिल थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये शामिल थे। इसके साथ साथ इस घटना के बाद जब पुलिस ने रेड डाला तो कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें 2 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जो भारत के राजनीतिक भविष्य का काफी बड़ा चेहरा था। इसमें एक थे बारिंद्र घोष। कौन? बारिंद्र घोष साहब। बारिंद्र घोष को गिरफ्तार किया गया और दूसरे व्यक्ति थे अरविंद घोष। अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिला, इन्हें छोड़ दिया गया। बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास हुआ और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के साथ घटनाएं अलग अलग हुई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी डर गए और इन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और यह घटना है कौन सी? अलीपुर बम कांड। क्लियर? अलीपुर बम कांड। इसमें जो है पुलिस अधीक्षक को मारने का प्रयास किया गया था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा अलीपुर बम मामला या अलीपुर बम केस। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ये सारी बातें क्रांतिकारियों की हो रही हैं। ठीक, तो आप देखिए ये महाराष्ट्र और बंगाल ये 2 क्षेत्र रहे जहां से क्रांतिकारी आतंकवाद, जिसे अंग्रेज आतंकवाद कहते थे और हम क्रांतिकारी कहते थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई और वो 2 जगह है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा स्थल है बंगाल। और ये अभिनव भारत समाज जिसकी बात हो रही है ये शुरू हुआ, ये संस्था बनी कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1899 में जो है 1899 में एक संस्था बनाई थी, मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला नाम की एक पॉलिटिकल संस्था थी। यही मित्र मेला 1904 में गुप्त रूप से
अभिनव भारत संस्था का नाम ले ली। अभिनव भारत संस्था के रूप में गुप्त क्रांतिकारी व्यवस्थाएं चलाने लगी, गुप्त क्रांतिकारी काम करने लगी। और इस संस्था के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिन्हें आप कहते हैं। ठीक, अभिनव भारत समाज सिर्फ महाराष्ट्र तक विस्तारित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ यह कर्नाटक, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद इसका विस्तार जो है एमपी तक भी रहा। मध्य प्रदेश में भी इसके जो है क्रांतिकारी एक्टिव रहे। तो बेसिकली यह एक गुप्त समाज जो है संस्था थी, और यह मित्र मेला से कन्वर्ट होकर के बनी थी। राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस सेशन का अगला सवाल होगा और चौथा सवाल है आपका कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ठीक, पत्रकारिता के आधार पर पत्रकारिता के अपराध में जेल जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। और इन्हें जो सजा हुई थी वो सजा की हुई थी, इनका पत्र था केसरी, और इस केसरी के संपादक थे तिलक साहब। केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था, और उसी लेख के जो है अगेंस्ट इन्हें गिरफ्तार किया गया जून 1908 में। कब गिरफ्तार किया गया था? जून 1908 में गिरफ्तार किया गया, और 6 वर्ष की सजा दी गई। कितने? 6 वर्ष कारावास इन्हें रहा। और जिस जगह पर रखा गया वो जगह आज है बर्मा में। और बर्मा में कौन सी जेल है? बर्मा में आपकी मांडले जेल थी। कौन सी? मांडले जेल में इन्हें रखा गया है, और 6 साल के लिए रखा गया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र है क्या? बेसिकली हम लोग यही जान लेते हैं। होता क्या है कि साइमन कमीशन आता है भारत 1927 में। इसका विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन पहली घटना है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का विरोध किया किसने? लाला लाजपत राय ने। लाला को यहां लाठियों से प्रहार किया गया, इनके सर पे चोट आई। इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, वो शायद सेंटेंस आपके क्वेश्चन के रूप में बार बार आया है कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोट ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का था। ये गर्म दल या उग्रवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, और यहां पर मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद सैंडर्स जो वहां का पुलिस अधीक्षक था, उसको मारने का प्लान बनाया किसने? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने। तो लाला की मृत्यु का बदला सैंडर्स से लेना था इनको। तो सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया किसने? बनाया भगत सिंह ने, और भगत के साथ साथ आजाद साहब थे इसमें शामिल, और आजाद के साथ राजगुरु शामिल थे। ये लोग मिल करके प्लान करते हैं सैंडर्स को मारने का। सैंडर्स को मारने के बाद ये घटना सैंडर्स की हत्या जो हुई 30 अक्टूबर 1928। सैंडर्स हत्याकांड कब हो रहा है? 30 अक्टूबर 1928। 1928 गुजर गया। 27 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, 28 में सैंडर्स को निपटाया। उसके बाद 1929 को यहां पर ट्रेड सेफ्टी बिल जो है आपकी विधायिका में रखा गया था, और इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को इस ट्रेड सेफ्टी बिल को न पारित होने देने के लिए और अपनी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए वहां पर बम फेंका, और बम फेंक करके वहीं गिरफ्तारी दी, और यहां इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इसके लाहौर षड्यंत्र मामला जो है 3 लोगों के विरुद्ध चलाया गया। उसमें सबसे प्रमुख अपराधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। तो इसमें भगत सिंह राइट आंसर होगा। तो इन तीनों लोगों को इस लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में जिन 3 लोगों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931।
ये थी ये पूरी घटना। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के साथ अगर दो विकल्प और होते तो वो भी राइट होते, वो हैं राजगुरु और सुखदेव। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका छठा सवाल होगा, ये रहा। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो 1857 का संघर्ष जो कि शुरू हुआ था कहां से? मेरठ से। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और सैनिक विद्रोह का कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो वास्तविक कारण कुछ और है, तत्कालिक कारण था जो है चर्बी वाले कारतूस। और इसके शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी सैन्य छावनी थी। 11 तारीख को ये लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में इन्होंने अपना नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर को दिया और उन्होंने नेतृत्व संभाला। लेकिन इस विद्रोह में कौन कौन शामिल हुआ? तात्या टोपे भी शामिल हुए। कहां से? ग्वालियर से इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई। कहां से? झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया। और नाना साहब, जहां मैं खड़ा हूं, कानपुर से नेतृत्व किया। अब बच गए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस समय थे ही नहीं, क्योंकि इसके पहले ही 1799 में, कब? 1799 में ही ये शहीद हो गए थे। और किस घटना में शहीद हुए थे? वो था आंग्ल मैसूर युद्ध। और वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक, तो 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो चुके थे, तो वो इस समय थे ही नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब तीनों लोग 1857 में अलग अलग जगहों से नेतृत्व करते हैं। अगला सवाल आपका, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? याद रहे, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इसका आंसर भी उतना ही बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि 1877 की बात है। गांधी बहुत छोटे रहे होंगे। ठीक, 69 से 77, 8 साल के, तो गांधी रिजेक्ट हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी एलिमिनेट हो गए। ठीक, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, ये लोग भी गांधी के समकालीन ही हैं, तो ये लोग भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग 1877 में कम से कम भारतीय राजनीति में बच्चे की हैसियत से भले रहे हों, राजनेता की हैसियत से नहीं आ सकते। अब एक व्यक्ति बचे, जीवी जोशी साहब। जी हां, जीवी जोशी साहब। गणेश वासुदेवन जोशी नाम है इनका। क्या नाम है? गणेश वासुदेवन जोशी साहब थे ये। इन्होंने भाग लिया था और ये इंपीरियल दरबार 1877 में कहां लगाया गया था? ये लगाया गया था कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता के इंपीरियल दरबार में। बेसिकली ये रॉयल दरबार था और यहां पर जो लोग जाते थे वो सूट बूट कोट पहन के जाते थे, लेकिन ये महोदय जोशी साहब हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहन के गए थे। मतलब कपड़ा काफी मोटा भी रहा होगा, क्योंकि हाथ से जो रुई काट करके चरखे से बनाई जाती थी उसके कपड़े बहुत मोटे बनते थे। क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, जो और भी खतरनाक होने वाला है आपके लिए। ये रहा। ठीक, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए लागू की जाती थी। और इसे लागू करने का प्रपोजल आया था, प्रस्ताव आया था कब? 1790 में इसका प्रस्ताव आया और यह लागू हुई कब? 1793 में यह लागू हुई। 1793 में ये 22 मार्च को लागू की गई थी। कब? 22 मार्च को यह लागू की गई। और इसे लागू करने वाला व्यक्ति उस समय का वायसराय रहा होगा। और उस समय वायसराय कौन है? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया। इसे स्तरदारी भी कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं, जो नेक्स्ट सवाल होगा आपका, ये 9वां सवाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई बंगाल में गवर्नर जनरल शब्द आया है। ठीक, तो गवर्नर जनरल
उसे बनाया गया था जिसने, जब बंगाल केंद्र में रहा, बंगाल के अंतर्गत दो प्रेसिडेंसियां मिला दी गई। एक थी मुंबई, मुंबई के बाद दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। तो ये तीन प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों के हाथ में थी, बंबई, मद्रास और बंगाल। बंगाल इन सारी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। बंबई बेसिकली पुर्तगालियों के कब्जे में थी, लेकिन इसे पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था ब्रिटेन के प्रिंस को जो है, और ब्रिटेन के प्रिंस ने ₹1 वार्षिक किराए पर इस पूरे द्वीप को दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मुंबई, मद्रास को जब बंगाल के अंडर में कर दिया गया, हर जगह का शासन चलाने के लिए एक गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब इन दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अंडर में किया गया। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह आदेश आया था, और तब यह गवर्नर जनरल बना। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्लियर? अगले और लास्ट सवाल पे चलते हैं, जो और भी खतरनाक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा बेसिकली थी क्या? सती प्रथा, पति के मर जाने के बाद स्त्रियां या तो स्वयं से आत्मदाह कर लेती थी, या उन्हें जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसका विरोध भारत में काफी जो है भारत के ही लोगों ने किया, और इस पर कदम उठाया जिस गवर्नर ने, उसने 1829 में, कब? 1829 में एक नियम पारित किया जिसे कहा जाता है नियम 17। कौन सा? नियम 17। और इसके द्वारा उसने बंगाल में यह कानून लागू किया कि अब बंगाल में किसी भी विधवा को जबरी जलाया नहीं जाएगा, जबरदस्ती जलाया नहीं जाएगा। तो ये नियम 1829 में कहां लागू हुआ? बंगाल में। और इसे 1830 में ही आगे बढ़ा दिया गया। कहां पर? दो इनकी जो और प्रेसिडेंसियां थी, कहां पर? मुंबई और मद्रास। इन दोनों प्रेसिडेंसियों में भी ये कब लागू कर दिया गया? 1830 में। और ऐसा करने वाला आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं होगा, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। क्लियर? तो ये विलियम बेंटिंक साहब हैं जो सती प्रथा का समापन करते हैं भारत में, जो एक प्रकार से भारतीय समाज के लिए कलंक माना जाए तो इससे कम नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि पुरुषों को जीने का अधिकार है। पुरुष की स्त्री मर जाए तो दूसरा विवाह वो कर सकता था, लेकिन भारतीय परिवेश में व्यवस्था थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं थी, तो सती होना पड़ता था उन्हें। ये एक बहुत ही गंदी और गलत परंपरा थी, और इसे समाप्त किया गया एक अंग्रेज के द्वारा जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स, आज की अग्नि परीक्षा में चेक करिएगा अपने आप